अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। यकीनन खैरियत से होंगे। और हम आपके लिए लेकर आए हैं सिलसिलेवार नॉवेल निगहबान आंचल की एपिसोड 27, जिसको आपके लिए लिख रही हैं सना सुफियान खान। तो चलते हैं आज की एपिसोड की तरफ। वो माँ वे ख्वाब थी जब उसे अपनी कमर के गिर्द कुछ भारी भरकम सा महसूस हुआ। उसे लगा जैसे उसकी सांसें अंदर तक पहुँच नहीं रही। दबाव इतना शदीद था कि उसकी आंखें फ़ौरन खुल गईं। उसने अपनी कमर पर हाथ रखकर खुद ही टटोला तो उसे मालूम हुआ कि ये किसी का फौलादी हाथ है। उसने करवट लेनी चाहिए, लेकिन वो भी मुमकिन नहीं हो सका क्योंकि उसको बाकायदा तौर पर तकिए की तरह इस्तेमाल किया गया था। एक हाथ उसके सर के नीचे जबकि दूसरा हाथ उसकी कमर के गिर्द लिपटा हुआ था। सुने, उसने ज़रा सा गर्दन तिरछी किए उसे पुकारा, जब फ़ौरन ही जवाब मौसूल हुआ। सुनाए। उसने अपना चेहरा उसके चेहरे पर रखते हुए मीठी सी सरगोशी की थी, जिससे उसका दिल धड़क कर बेख्तियार पागल हुआ था। सुबह बखैर। उसकी इस तरह पुकार कर सुबह बखैर कहने पर वो कह का लगा उठा, क्योंकि उसे मालूम था कहना उसे कुछ और था, लेकिन वो कह कुछ और गई है। उसके इस मासूमाना अंदाज पर वो फिदा हुआ था, क्योंकि उसकी ज़िंदगी का ये पहला तजुर्बा था जो कि बहुत खूबसूरत था। गुड मॉर्निंग वाइफी। मैं दुआ करूँगा कि हमारी हर सुबह यूं ही खूबसूरत हो। जी नहीं, आपने मुझे तकिया ही समझ लिया है। अगर आप इसे खूबसूरत कहते हैं तो फिर मुझे लगता है कि आपकी रोमांटिक डिक्शनरी कमज़ोर है। उसके हाथों पर अपना हाथ जमा कर वहीं लेटे हुए ही उसकी तरफ करवट ली। अब दोनों का चेहरा आमने सामने था। दोनों ही एक दूसरे को नर्म निगाहों से देखकर मुस्कुरा दिए। मैंने तो पहले ही बता दिया था कि मेरी रोमांटिक डिक्शनरी कमज़ोर ही नहीं, सिर्फ अच्छी खासी बूढ़ी भी हो चुकी है। वो अपनी और उसकी उम्र दरमियान में ले आया था, जिस पर वो मुंह बनाते हुए उसके शेवज़दा चेहरे को अपनी हथेलियों में थाम चुकी थी। पहली बात कि हमारे दरमियान उम्रों का फ़र्क नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तो नहीं है। दूसरी बात कि आपकी डिक्शनरी बूढ़ी नहीं हुई, बल्कि कुछ ज़्यादा ही एक्टिव है। उसकी आंखों में झांकते हुए उसने हाथ बढ़ाकर उसके पेशानी पर बिखरे बालों को हमेशा की तरह समेट लिया, और वो उसकी इस प्यारी सी अदा पर निसार होते हुए उसके गिर्द अपने बाजुओं का घेरा मज़ीद तंग कर गया। तुम्ही तो कहा कि मेरी रोमांटिक डिक्शनरी कमज़ोर है। उसके गिर्द हसार तंग करते हुए वो उसके साथ ही गुदगुदी भी करने लगा, जिस पर वो खिलखिलाती हुई मचलने लगी। हाँ, कमज़ोर कहा था, लेकिन बूढ़ी नहीं, और वो भी गलत ही कहा था, क्योंकि आपकी रोमानियत का लेवल काफ़ी एक्टिव है। उसने लोट-पोट होते हुए उसे बाज रखने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ रुक ही नहीं रहे थे। उसकी नखरें जलतरंग जैसी हंसी कबीर नियाज़ी के दिल पर दस्तक दे रही थी, और इस खूबसूरत दस्तक पर भला वो अपने दिल का दरवाज़ा क्यों नहीं खोलता। अच्छा, 1 मिनट रुके तो सही। रात में आपने कहा था कि आज हमें कहीं जाना है। बता तो दे मुझे कि कहाँ जाना है। वो सिरे से खुद को छुड़ाते हुए उठ बैठी थी। हाँ, आज शाम में दावत है। वहीं जो आपसे मिलने के लिए आई थी, जिन्हें आपने मेरी पता नहीं क्या समझ लिया था, उन्हीं के घर जाना है। मेरे बहुत अच्छे दोस्त, और वो उनकी वाइफ हैं। बताया तो था रात में, चलना है उनके यहाँ। अब की बार वो भी शराफत से उठ बैठा था, क्योंकि उसे भी कुछ काम के लिए निकलना भी था। मुझे किसी काम से भी जाना है, शाम तक तैयार रहना। आऊँगा तो फिर चलेंगे हम लोग। उसके गालों को अपनी 2 उंगलियों के दरमियान खींचते हुए वॉशरूम की तरफ रवाना हो गया था, जबकि वो सुर्ख चेहरा लिए अपने गालों को सहलाते कमरे से बाहर चली गई थी। आज 2 दिन बाद वो फिर उनके सामने हाजिर हुआ था, लेकिन एक मकसद के तहत। उसे मालूम था कि ये मुश्किल है, लेकिन उसे हर हाल में ये करना ही था, अपनी खुशी के लिए, इस बच्चे की खुशी के लिए जिसको उसने अपने कंधे पर उठाने का सोचा था। वो खामोशी से बैठा बस एक टक फर्श पर बिछी कालीन पर नज़र मरकूज़ कर रखा था। जहन कहीं और था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त किस तरह से अपनी बात की शुरुआत करे। बाबा तकरीबन 20 मिनट से उसे ऐसे ही बैठे देख रहे थे। कुछ कहना है? उसकी सोचो विचार करते हुए चेहरे को देखकर बाबा ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया। उसने चौंक कर सर उठाते हुए इस बात में सर हिला दिया। बाबा, आज मैं जो कहने जा रहा हूँ उसके लिए आप मुझे गलत मत समझिएगा। मैं जानता हूँ कि ये बात मेरे कहने की नहीं है, लेकिन मेरे बड़े इस वक्त हाजिर नहीं हैं, इसलिए मैं खुद ये करने के लिए यहाँ आया हूँ। उसने ज़रा सा रुक कर तमहीद बांधी। हाथों को एक दूसरे में उलझाए वो बहुत बेचैन नज़र आ रहा था। आगे बोले बेटा जी, आप कहना क्या चाहते हैं? वो कुछ समझ तो गए थे, लेकिन फिर भी उसके मुंह से सुनना चाहते थे।
मैं आपकी दूसरी बेटी के लिए निकाह का पैगाम लाया हूँ। बड़ी हिम्मत करके उसने ये अल्फाज अता किए थे। क्या तुम ये जानने के बाद भी पैगाम लाए हो कि पहले उसकी शादी हो चुकी थी और उसका एक बच्चा भी है? उन्होंने जांचती हुई नज़रों से उसे देखा। बिल्कुल, मैं जानता हूँ। और अगर मैं कहूँ कि वो बच्चा ही है जिससे मुझे आज यहाँ आपके सामने ला खड़ा किया है, मैं मानता हूँ कि मैं एक अच्छा इंसान नहीं था, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी सबकी तरह एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारूँ, एक छोटा सा घर बनाऊँ और अपनी फैमिली को वो आसाइशें फ़राहम करूँ जिसके वो हकदार हों। वो बहुत पुरजोश हो गया था, जिस पर सामने बैठे शख्स मध्यम अंदाज में मुस्करा दिए। पहली बात कि मुझे अपनी बेटी से बात करनी होगी। दूसरी बात यह है कि तुम वादा करो कि कभी उसकी तकलीफ़ का बाइस नहीं बनोगे और अपनी पुरानी दुनिया से हर ताल्लुक़ तोड़ लोगे। उसके सामने उन्होंने शर्त रख दी, जिन्हें उसने पहली ही बार में बिना किसी तकल्लुफ़ के मान लिया। अभी उसके लिए यही काफ़ी था कि वो कुछ कुछ राज़ी नज़र आ रहे थे। मैं सारी कश्तियाँ जला कर यहाँ तक पहुँचाऊँ, कभी भी आपको या उन्हें मायूस नहीं करूँगा। अब की बार वो रो पड़ा था और उस सवाना मजबूत मर्द को रोते हुए देखकर उन्होंने फ़ौरन उसका सर थपथपाया था। मेरी दुआ है कि अल्लाह तुम्हारी सारी मुश्किलें आसान करके तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुँचा दे और तुम्हें बेइंतहा खुशियाँ दे, जिसको समेटते समेटते तुम्हारा दामन छोटा पड़ जाए। उन्होंने उसको दिल से दुआएं दी थी, क्योंकि उन्होंने उससे सिर्फ बेटा कहा ही नहीं, माना भी था, और वो भी उन्हें जितनी इज्जत और मान दे रहा था वो कम नहीं था। कुछ देर बातें करने के बाद उन्होंने उसे भेज दिया था और ख़ुद अंदर की तरफ बढ़ गए थे, क्योंकि उन्हें उस वक्त से बात करना अब बहुत ज़रूरी हो गया था। सामने बेड पर लेटा हुआ मासूम शहज़ादा अलग अलग आवाज़ें निकाल रहा था, जबकि दाहिनी तरफ बेड पर पैर लटकाकर बैठी उसकी माँ दुपट्टे में बार बार अपने आंसू जज्ब कर रही थी। बचपन से आज तक कब देखी थी उसने खुशियाँ, जो बाबा के मुताबिक खुशियाँ उसके दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं? कैसे बता देती बाबा को कि उसके दरवाजे पर आज तक कभी खुशियों ने दस्तक नहीं दी, तो आज कैसे दे देंगी? इसका मतलब ये खुशियाँ नहीं हो सकती। किसी गैर को अपना कैसे बना लेती? अपनी ज़िंदगी की भाग दौड़ किसी और के हाथ में कैसे थमा देती, जब एक बार पहले भी मुंह के बल गिरी थी? फिर कैसे यकीन कर लेती कि अब की बार वो मुंह के बल नहीं गिराई जाएगी? ज़िंदगी की इन तल्ख हकीकतों को कैसे भूल जाती, जो आज भी उसे नींद से जगा देती थी, जो आज भी उसे चैन से रहने नहीं देती थी। गुज़रे लम्हों की याद आज एक बार फिर उसके ज़हन में ताज़ा हुई थी, लेकिन वो उन सबको छोड़कर बाबा की बातों को सोच रही थी। कैसे झुटला देती उनकी बातों को भला? वहीं तो उसे पनाह मिली थी, वो छाँव मिली थी जिसकी उसे ज़रूरत थी। ऐसा प्यार मिला था उसको और उसके बच्चे को, जिसे पाने के लिए वो तरस रहे थे। वो अब खुश रहना चाहती थी, अपने बच्चे के साथ ज़िंदगी जीना चाहती थी और उसको भी अच्छे रंग ढंग सिखाना चाहती थी। लेकिन बाबा ने आज जो कहा था वो उसके ज़हन में गर्दिश कर रहा था। जब तक कोई छोटा दरख्त अपनी जड़ें मजबूत नहीं कर लेता, तब तक उसे किसी बड़े दरख्त के छाँव की ज़रूरत होती है। इसको सहारे की ज़रूरत पड़ती है, और तुम्हारा बेटा भी छोटा दरख्त है। इसको और इसके बाप की सूरत में बड़े दरख्त के छाँव की ज़रूरत है। मत छीनो उससे ये छाँव, उसे उसकी मोहब्बत की ज़रूरत है, जिसे पाकर वो दुनिया की बहुत सी चीज़ों को सीख जाएगा, समझ जाएगा। मत छीनो उससे उसकी मोहब्बत। शायद अल्लाह ने तुम्हारे लिए यही रास्ता चुना हो जो अब तुम्हें मिल रहा है। बाबा की बात सोचते हुए एक नज़र अपने बेटे पर ज़रूर डाल रही थी, जो अभी भी वैसे ही लेट आकलकारियाँ मार रहा था। तो क्या सच में वो इससे वो मोहब्बत और वो सुकून छाँव छीनना चाहती थी? तुम्हें मालूम है बिटिया, अल्लाह कभी किसी को उसकी सकत से ज़्यादा नहीं आजमाता। अगर उसने तुम्हें आजमाइश दी थी तो अब उसके बदले में तुम्हें नवाज भी तो रहा है। बाबा की कही हुई बात उसे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रही थी। भूल जाओ माजी के सब दुख और तकलीफ़, बढ़कर दरवाज़ा खोलकर खुशियों का इस्तकबाल करो। शायद तुम्हारे लिए अल्लाह ने इतनी खुशियाँ रखी हों कि तुम्हारा दामन उन खुशियों को समेटते समेटते छोटा पड़ जाए। उनकी आवाज़ अभी तक उसके जहन में गर्दिश कर रही थी।
तो क्या सच में खुशियों ने उसके दरवाजे पर दस्तक दे दी है? वो सोचने पर मजबूर हो गई थी। फैसला तो करना था और शायद फैसला हो भी चुका था, क्योंकि एक फैसला हम करते हैं और एक हमारा रब फैसला करता है, और हमारा रब जो फैसला करता है वो हमारे लिए बेहतर ही नहीं बेहतरीन होता है। वो सोचों में गर्क बैठी थी जब न जाने कब उसके पास आकर अरीहा बैठ गई थी। मुझे बहुत डर लग रहा है अरीहा, उसने बड़ी बेबसी से कहा था। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन हमेशा वक्त और लोग एक से नहीं मिलते हैं। हो सकता है जिसे तुम रास्ता समझ रही हो वही तुम्हारी मंजिल हो, जिसे तुम कांटा समझकर डर रही हो वो तुम्हारे लिए फूल साबित हो। उसकी भूरी आंखों में आंसू देखकर वो उसे खुद से लगा गई। वो शख्स जो दुनिया की नज़रों में बहुत इज्जतदार था, लेकिन उस इज्जतदार शख्स का क्या फ़ायदा जिसने तुम्हारी ही इज्जत नहीं की, जो कभी तुम्हारी कदर ही नहीं कर सका। हो सकता है ये दुनिया की नज़रों में बिगड़ा हुआ शख्स हो, लेकिन तुम्हें इतनी चाहत और प्यार दे कि जो कोई सोच भी ना सके। वो आज एक बार फिर उन लम्हात को सोचकर रो पड़ी थी। सच्ची तो कहा था रिहा ने कि कब उसकी इज्जत थी उस घर में, कब कदर की गई थी उसकी, कभी भी नहीं। वो शख्स बहुत पैसे कमाता था, पर उन पैसों का क्या फ़ायदा जो तुम्हें राहत और सुकून ना पहुँचा सके। हो सकता है कि ये शख्स कम पैसे कमाए, या जो कमाए वो अपनी मेहनत से कमाए, लेकिन वो पैसे तुम्हारे राहत और सुकून के लिए खर्च करे। वो उसे सिर्फ कायल करना नहीं चाहती थी, बल्कि उसके दिल से वो डर और खौफ निकालना चाहती थी जो उसके दिल में पंजे गाड़ कर बैठ चुका था। तुम सब कुछ सही कह रही हो, लेकिन शायद ये मेरा डर और खौफ कभी ना जाए, क्योंकि जो कुछ मैंने देखा है वो मेरे दिल से निकल नहीं रहा है। लेकिन अगर फैसला हो चुका है तो मैं एक बार फिर खुद को आजमाना चाहती हूँ, एक बार खुद अपनी किस्मत को आजमाना चाहती हूँ, वो सरगोशियाना अंदाज में बोली थी। दिल आने वाले लम्हात का सोच कर ही डर रहा था। वो अपने बेटे के मुस्तकबिल को देखते हुए फैसला कर चुकी थी कि शायद उसे भी बाप के कंधे पर चढ़ने का शर्फ हासिल हो जाए। हालांकि ये बहुत बड़ी बात थी कि एक शादीशुदा या एक तलाक याफ्ता औरत से कोई मर्द खुद शादी करने का कह रहा है। उसके हाँ करने की देर थी कि आनंद फानंद फैसला हो गया, और उसी शाम को असर के बाद उसका निकाह उस शख्स से हो गया जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानती थी, और जानकर करती भी क्या, क्योंकि किसी को जानने और किसी को समझने में बड़ा फ़र्क होता है। बाबा के ड्राइंग रूम में वो अभी तक साकत और जामत सा अपने दोनों हाथों को होठों पर रखे बैठा हुआ था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो फैमिली वाला बन गया है, उसकी भी एक छोटी सी प्यारी सी फैमिली बन गई है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो शहज़ादा अब उसका हो गया है। वो जब चाहे उसे खिला सकता है, जब चाहे उसे अपनी गोद में उठा सकता है। उसकी आंखें बार बार नम हो रही थीं, जिन्हें वो अपनी शर्ट की आस्तीन से साफ कर रहा था। वो इसी तरह बैठा रहता जब ज़ुबैर उस खूबसूरत शहज़ादे को अपनी गोद में उठाकर बाबा के साथ ही ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ था। अपने बेटे को पकड़े भाई, ये इतना उछल कूद कर रहा है मेरी गोद में कि मुझे डर लगने लगा है कि कहीं ये छलांग ही न लगा दे। उसकी गोद में डालकर वो सामने ही बैठ गया था। साइरस उसे अपनी गोद में देखकर बेख्तियार शिद्दत से उसे खुद में भेजकर उसके छोटे छोटे हाथों को चूमने लगा। अपनी आंखें घुमाकर सबको देखता हुआ शहज़ादा फर्द मुसर्रत से अपनी गर्दन अकड़ा चुका था। उसकी इस प्यारी सी अदा पर कमरे में बैठा हर नफ्स हंस पड़ा था। वो उसकी गोद में चिपक कर ऐसे बैठा था जैसे उन दोनों की न जाने कब से दोस्ती हो। लो जी, यहाँ पर चाचू की कोई कदर ही नहीं है। उसको अपनी तरफ से मुंह फेरते हुए देखकर ज़ुबैर बड़बड़ाया था, जिसे सुनकर सिराज और साहिल दोनों हंस पड़े थे। आज उन तीनों के लिए भी बहुत खुशी का मौका था, जिसका इजहार वो हर दम कर रहे थे। मगरिब के बाद वो दोनों इससे मिलकर चले गए थे, जबकि ज़ुबैर को उसने रोक लिया था। बाबा के कहने पर वो उनके छत पर बने 2 कमरे, हॉल और छोटे से किचन में ही अपनी पहली मंजिल समझकर ठहरने की सोच चुका था। लेकिन हर माह किराया भी देने का ऐलान कर दिया था, जिसे मान भी लिया गया था। चलो बेटा, अपने बीवी बच्चों को लेकर घर जाओ। अल्लाह तुम सबको बहुत सी खुशियाँ नसीब फरमाए। दुआओं के साथ रुखसत करते हुए वह रिहा को इशारा करते अपने दरवाजे से बाहर निकले। अहाते की तरफ बनी सीढ़ियाँ छत पर जाने का बाहरी रास्ता था, जिसे अब उन लोगों को संभाल में लाना था।
बाबा के इशारा करने पर अरीहा उसवा का हाथ थाम कर बाहिनी दरवाजे पर लेकर आई थी, जहाँ से अब उसको अपने शौहर के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना था। ये घर तुम दोनों का ही घर है और मैं तुम दोनों का बाबा, इसलिए इस घर के दरवाजे हमेशा तुम लोगों के लिए खुले रहेंगे। मेरी दुआ है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए सुकून का बाइस बनो। बाबा ने उसवा का हाथ थाम कर साइरस के हाथों में पकड़ाते हुए दुआएं देते हुए रुखसत किया। वो डरी, सहमी, उदास सी शहजादी अपने हाथों को उस पुरशिद्दत लम्ब से पिघलता महसूस कर रही थी। अपने कपकपाते हुए हाथों पर वो काबू नहीं पा रही थी और शायद उसका एहसास मुकाबिल शख्स को भी हो चुका था। इसलिए उसने एक नज़र अबाए से झाँक दी। उन वीरान आँखों में कितने ही पल देखते रह गया। फिर मजबूती से उसका हाथ थाम कर दूसरे हाथ में अपने शहजादे को उठाए वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। उसवा अपने कांपते हुए पैरों से बड़ी मुश्किल से उसके साथ घिसटती जा रही थी। बस हाथ ही एक दूसरे के हाथों में था, वरना उनके दरमियान काफ़ी फासला था। दरवाजे पर पहुंचकर वो रुक चुका था। उसकी तरफ मुड़कर देखा तो वो नज़रें फर्श पर मरकूज़ किए कैदियों की तरह उसके हमरा थी। मैं जानता हूँ कि ये मेरा घर नहीं है, लेकिन इस वक्त मैं कोई किराए का घर ही अफोर्ड कर लूँ, यही बहुत है। कहने का मतलब है तब तक के लिए इस घर को अपना समझें और इसमें सबसे पहले आप अपने कदम रखें। उसने ज़रा सा पीछे मुड़कर उससे कहा, जो उसकी बात सुनकर हैरत की ज़्यादती से उसकी तरफ देखने लगी। और ये पहली नज़र थी जो उन दोनों की एक साथ एक दूसरे पर पड़ी थी। वो हैरत की ज़्यादती से उस शख्स को देख रही थी जो उसे इतनी इज्जत दे रहा था। क्या वो इज्जत के काबिल थी? वो सोचने पर मजबूर हो गई थी, लेकिन चौंकी तब जब वो उससे पीछे होते हुए दरवाजे के करीब उसे जगह दे रहा था। उसने आगे बढ़कर दरवाज़ा एक हाथ से खोलकर बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए दाखिल हो गई, जबकि उसके साथ ही वो अपने शहजादे को लिए दाखिल हुआ। उनके पीछे ही ज़ुबैर भी था। वो उसका हाथ अब छोड़कर वहीं हॉल में बैठ गए थे, जबकि उसवा अंदर कमरे में चली गई थी। उन तीनों की महफिल धीरे धीरे जमने लगी थी, जबकि उसवा अंदर कमरे में पहुंचकर अबाया निकाल कर बैठ गई थी। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? यकीनन पसंद आई होगी, तो इंतज़ार कीजिएगा नई एपिसोड का। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।